Today we'll be starting with chapter 3 that is गर्भ विज्ञान। तो गर्भ विज्ञान में जो जो पॉइंट कवर होंगे वो NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन कर दिए गए हैं। सबसे पहले आता है हमारी गर्भ की परिभाषा। तो गर्भ की परिभाषा हमारी क्या है? शुक्र शोणि जीव संयोगो तु खली कुक्षी गते गर्भ संज्ञा भवति। मतलब गर्भाशय में जब शुक्र शोणित और आत्मा का मिलन होता है उसको हमने गर्भ की संज्ञा दी है। कुक्षी गर्भाशय में शुक्र शोणित व जीव आत्मा के संयोग को गर्भ संज्ञा दिया गया। आगे शुक्र शोणित गर्भाशयास्तात्म प्रकृति विकार समुच्चितम गर्भ इति उच्यते। मतलब गर्भाशय में स्थित शुक्र शोणित जब आत्मा के साथ प्रकृति के साथ विकार के साथ समुचित होती हैं, मिश्रित होती हैं, तो उसको हमने क्या बोला है? गर्भ बोला है। तो गर्भाशय में स्थित शुक्र शोणित जब आत्मा, क्षेत्रज, प्रकृति मतलब अष्ट प्रकृति व विकार, पंच महाभूत व एकादश इंद्रिय से समूर्छित मिश्रित होकर गर्भ कहा जाता है। आगे चलते हैं। गर्भाकार भाव मतलब माता से, पिता से, आत्मज, सात्मज, रसज, सत्वज समुदाय से जो गर्भ की उत्पत्ति हुई है वो इसमें डिस्कस करेंगे। तो पितृज से गर्भ में क्या क्या उत्पत्ति हुई है? केश, वसु, लोम, अस्थि, नख, दंत, सिरा, स्नायु, धमनी, रेत। मातृज से गर्भ में उत्पत्ति मांस, शोणित, मेद, मज्जा, हृदय, नाभि, यकृत, प्लीहा, आत्र, गुद आदि। रसद से शिरोपच्य, बल, वर्ण, स्थिति, हानि। आत्मज से एकादश इंद्रिया, ज्ञान, विज्ञान, आयु, सुख, दुख। सात्मज से वीर्य, आरोग्य, बल, वर्ण, मेधा। तो उसको हमें लर्न करना है किस किस से गर्भ में क्या क्या उत्पत्ति हुई है। आगे चलते हैं। गर्भ का पंच भौतिकत्व। आकाश की वजह से शब्द, स्पर्शेंद्रिय, सर्वछिद्र, समूह विवक्ता ये होता है। वायु की वजह से स्पर्श, स्पर्शेंद्रिय, सर्वचेष्टा, समूह, सर्व शरीर स्पंदन और लघुता। अग्नि से रूप, रूपेंद्रिय, वर्ण, संताप, अमर्ष, पंक्ति, शोर्थ। ठीक है। जल से रसेंद्रिय, सर्वद्रव समूह, गुरुता, शैत्य, स्नेह, रेत। और हमारा पृथ्वी से गंध, गंधेंद्रिय, गुरुता और मोट समूह। ठीक है, ये है हमारा गर्भ का पंचभौतिक तत्व। आगे चलते हैं। अब आता है हमारा गर्भाधान विधि। तो विवाह योग्य आयु आचार्य सुश्रुत ने पुरुष की 25 वर्ष बताई है, स्त्री की 12 से 16 वर्ष बताई है। आचार्य वृद्धभागवत ने पुरुष की 21 वर्ष बताई है, स्त्री के 12 वर्ष बताई है। अब विवाह योग्य कन्या के गुण बताए हैं जो हमें याद रखने हैं। कैसे होना चाहिए? रूप में शीतल होनी चाहिए, शुभ लक्षणों वाली होनी चाहिए, दंत, ओष्ठ, कान, नख, केश स्तनों से पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है। पाप रहित होनी चाहिए और स्वस्थ प्रकृति वाली होनी चाहिए, धनवान होनी चाहिए, समान कुलवानी होनी चाहिए। तो ये हम लर्न कर लेंगे। आगे चलते हैं। संपूर्ण वीर्य आयु मतलब वीर्य की संपूर्ण आयु स्त्रियों में 16 वर्ष बताइए। सभी आचार्यों ने सिर्फ पुरुष की बदली है तो हमें पुरुष की याद रखनी है। सुश्रुत ने 25 वर्ष, वृद्धभागवत ने 25 वर्ष, वाग्भट ने 20 वर्ष, जबकि स्त्रियों में सेम है जो है हमारी 16 वर्ष। आगे चलते हैं। अति बला व अति वृद्धा गर्भाधान निषेध। ज़्यादा छोटी लड़की को और ज़्यादा उम्र की लड़की को गर्भाधान में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो यदि अति बला महिला गर्भ धारण कर लेती है तो क्या होता है? गर्भ कुक्षी में ही मर जाता है। ठीक है। यदि उत्पत्ति भी होती है तो अल्पायु वाली होती है। ठीक है। अल्पायु, ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा, आयु बहुत कम होती है। इसी प्रकार यदि अतिवृद्धा गर्भ धारण कर लेती है तो कुक्षी में नाश हो जाता है। या फिर अल्पायु वाला बालक होता है, अल्प बल वाला, अल्पारोग्य, विकलेंद्रिय वाला बालक होता है। ठीक है। विकलांग हो सकता है। ठीक है। सामान्य मैथुन विधि बताई है जिसमें स्त्री को बताया है उत्तान लेटकर मैथुन का निषेध किया है। स्त्री को बीज ग्रहण हेतु उत्तान लेटकर मैथुन करना चाहिए। मैथुन की स्थिति बताई है 3, न्योबज, वाम पार्श्व और दक्षिण पार्श्व। न्योबज में वात बलवान होता है, वाम पार्श्व में पित्त बलवान होता है और दक्षिण पार्श्व में कफ। ठीक है। वात बलवान होगा तो योनि में पीड़ा होगी, पित्त पीड़ित होगा तो रक्त व शुक्र में विदा होगी और श्लेष्मायु होगा तो
विदधाति गर्भाशय, गर्भाशय मुख अवरोध होगा। आगे चलते हैं। गर्भावक्रांति, जहाँ गर्भ की अवक्रांति अर्थात अवतरण उत्पत्ति का क्रम का वर्णन हो वह उसे गर्भावक्रांति कहा जाता है। जैसे जैसे हमारे गर्भ की उत्पत्ति होती है वैसा वैसा जहाँ पे वर्णन होता है उसको हम गर्भावक्रांति बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, शुद्ध शुक्र वाला पुरुष किसके साथ मिलता है, शुद्ध योनि वाली महिला, आर्तव्य गर्भाशय वाली स्त्री, ऋतुकाल में संसर्ग। ठीक है, तो क्या हुआ, सबसे पहले शुद्ध शुक्र वाला व्यक्ति, शुद्ध योनि वाली महिला ने क्या किया, ऋतुकाल में संसर्ग किया। तो शुक्र शोणित संयोग होने पर क्रियाशील मन के साथ जीवात्मा प्रवेश। शुक्र शोणित का संयोग हुआ, शुक्र शोणित आपस में मिले, क्रियाशील मन के साथ किसका प्रवेश हुआ, जीवात्मा का प्रवेश हुआ। गर्भ माता में प्रकृति अनुकूल सातवें रसों के प्रयोग और गर्भिणीचर्या में बताए हुए नियमों का पालन से रोग रहित होकर गर्भाशय में वृद्धि करती। क्या होता है, गर्भ में माता की प्रकृति के अनुकूल सातवें रस का प्रयोग करना चाहिए, गर्भिणीचर्या में बताए गए नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, रोग रहित होकर गर्भाशय में वृद्धि करता है अगर हम इन सब चीज़ों का पालन करते हैं। तो अब क्या होगा, 9वें या 10वें मास में संपूर्ण इंद्रिय युक्त शरीर होगा, बल होगा, वर्ण होगा, मन और शरीर होगा। तो उसके साथ क्या होगा, सुखपूर्वक हमारा बालक जन्म लेगा। आगे चलते हैं। गर्भ संभव सामग्री, तो आचार्य सुश्रुत ने ऋतु, क्षेत्र, अम्बु, बीज ये 4 बताई हैं। डलहर ने रजाकाल, गर्भाशय, आहार, पाकोत्पन्न रस और स्त्रियार्तव्य, पुरुष शुक्र बताए हैं। वृद्धवाग भट्ट ने बीज से अपस्कृत क्षेत्र, वाग्भट ने शुद्ध गर्भाशय, शुद्ध मार्ग, शुद्ध रक्त, शुक्र, अपान वायु, शुद्ध हृदय, इन सब का बताया है। काश्यप ने ऋतुकाल और बीज बताया है। इसमें हमारा आचार्य सुश्रुत का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो है ऋतु, क्षेत्र, अम्बु, बीज। ये किसकी सामग्री है, गर्भ संभव सामग्री। यदि गर्भाधान करना है तो ये 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। अलग अलग आचार्यों के हिसाब से अलग अलग चीज़ें ज़रूरी हैं। सुश्रुत के हिसाब से ऋतु, क्षेत्र, अम्बु, बीज 4 चीज़ें बिल्कुल नेसेसरी हैं, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। आगे चलते हैं। अब देखेंगे हम पुंवन संस्कार, जिसमें आचार्य चरक और आचार्य काश्यप ने युगम, सबसे पहले हम देखते हैं युगम और अयुगम क्या होता है। युगम होता है इवन, अयुगम होता है ऑड। तो यदि युगम दिन पे मैथुन किया जाएगा तो पुत्र की उत्पत्ति होगी और अयुगम दिन पे मैथुन किया जाएगा तो पुत्री की उत्पत्ति होगी। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया है, युगम दिन, चौथे दिन, छठे दिन, 8वें, 10वें, 12वें दिन पुत्र की उत्पत्ति। बाकी बचे हुए जितने भी दिन है 5, 7, 9, 11, 13 उसमें पुत्र की उत्पत्ति। आचार्य वाग्भट ने 8, 10, 12वें दिन करेंगे तो पुत्र की उत्पत्ति, 5, 7, 9वें दिन होगा तो पुत्र की उत्पत्ति, 11 या 13वें दिन होगा तो नपुंसक संतान की उत्पत्ति होगी। आचार्य वाग्भट ने ऋतुकाल के प्रथम 3 दिन और 11वें दिन निंदित बताया है, मतलब इस टाइम नहीं, मैथुन नहीं करना है। युगम रात्रि में पुत्र की और अयुगम रात्रि में पुत्र की उत्पत्ति होगी। अरुंधत ने 13वां दिन निंदित माना है। महर्षि बेल ने षष्ठी अष्टमी को पुत्र की और पंचमी को पुत्र की उत्पत्ति। युगम आयुगम आदि दिवसों में संभोग पुत्र की उत्पत्ति कारण। ठीक है, क्यों युगम दिन में पुत्र की उत्पत्ति होती है और अयुगम में पुत्र की उत्पत्ति होती है। विधि अनुसार युगम दिन में रज अल्प होता है, तो यह रज अल्प होता है तो पुत्र की उत्पत्ति होती है, और अयुगम दिनों में रज अधिक होता है, तो रज अधिक होता है तो कन्या की उत्पत्ति होती है। तो क्या याद रखना है, युगम दिन में रज कम होता है, अल्प होता है तो पुत्र की उत्पत्ति, और अयुगम दिन में रज ज़्यादा होता है तो पुत्र की उत्पत्ति। आगे चलते हैं। भोज अनुसार युगम दिन तथा शुक्र बाहुल्य से पुमान, आयुगम दिवस तथा रज बाहुल्य से कन्या, संध्या तथा शुक्र शोणित के सामने से नपुंसक। मतलब युगम दिनों में या फिर जब शुक्र ज़्यादा होगा तो पुत्र की उत्पत्ति होगी, अयुगम दिनों में जहाँ रज ज़्यादा होगा तो कन्या की उत्पत्ति होगी, संध्या या शुक्र शोणित के सामने से नपुंसक की उत्पत्ति होगी। अब आता है पुत्रीय विधान। तो पुत्रीय
तो यज्ञ पूर्व कर्म मतलब जब हम अगर उत्पत्ति चाहते हैं पुत्र की, तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्त्री और पुरुष का स्नेहन स्वेदन करते हैं, वमन विरेचन करके शरीर की शुद्धि कराते हैं, आस्थापन और अनुवासन बस्ती का प्रयोग करते हैं, मधुर वर्ग औषधियाँ सिद्ध घृत व क्षीर तथा स्त्री तेल व मांस का सेवन करते हैं। उसके बाद क्या होता है, पुत्र चेष्टीय यज्ञ का कामष्टीय यज्ञ, आचार्य चरक व आचार्य काश्यप द्वारा यज्ञ की विधि का विस्तृत वर्णन है। पुत्र इंद्रिय ज्ञान में मंत्र का उच्चारण करते हैं और शीतोदक से परिशेरण करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, जो पुत्र की उत्पत्ति होगी वो रूपवान होगी, सत्यवान होगी, माता पिता के ऋण में मोचन करने वाली पुत्र की उत्पत्ति होगी। मतलब जो पुत्र की उत्पत्ति होगी वो सत्व गुण वाली होगी।